मंगल देखा तो बात शादी की टूटी जाती, आगे करते ही नहीं आदमी। तो एक बहुत बड़ा लॉस है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते हैं, अच्छे रिश्तों में शादी नहीं कर पाता। जैसे लड़का मांगलिक है और लड़की नान मांगलिक है। हमारे हर किसी के घर में एक पंचांग होना चाहिए, हिंदू पंचांग, जिससे हम सारी तिथियां निकालते हैं, सारे त्यौहार निकालते हैं। जब शादी की बात और आगे बढ़ानी है तो उसको नवांसा कुंडली से भी देखना चाहिए मंगल दोष को। मंगल है, मंगल एक तरीके से हमारे शरीर में टूल्स है, हमारा दिमाग है, ये टूल्स है मंगल में। तो वो थोड़ा भारी होता है मगर वो जीवन में हर चीज ला देता है, आपको गाड़ी घोड़े मकान इन सब चीज़ों से भरपूर बना देता है। एंगेजमेंट होती है, हम डायमंड रिंग पहनाते हैं, हाँ, तो उसके पीछे भी आप कुछ हाँ बिल्कुल बोलेंगे, तो थोड़ा सा बताइए। क्योंकि ये हमारे यहाँ जो चलन चला हुआ, जिसकी कुंडली में ये योग होता है तो बड़े से बड़े पहाड़ को, बड़े से बड़े रेगिस्तान को भी दौड़ के नापने वाला प्राणी बन जाता है, उसमें ताकत, अद्भुत ताकत। नमस्कार, स्वागत है आपका आरटीएस के एक स्पेशल एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं एक अनुभवी ज्योतिषी श्री रविकांत त्रिवेदी जी, जिनका 40 वर्षों से अधिक ज्योतिष के प्रति गहरा लगाव और समर्पण रहा है। तो आइए बात करते हैं इस एपिसोड में उनके अनुभव और ज्ञान के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे इस शो में। धन्यवाद। आज हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा मंगल के बारे में, क्योंकि मंगल दोष या मंगल ग्रह से बहुत ज़्यादा लोगों को डर लगता है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। कुंडली में मंगल दोष यानी मांगलिक कुंडली कहलाती है। तो और आजकल इसके मांगलिक दोष के कारण बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है हम सभी के बीच में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, जो ज्योतिषी पे विश्वास करता है और इस पे काम कर रहा है। तो मंगल के प्रति उसकी अज्ञानता बोलना चाहिए, अज्ञानता है। जहाँ कुंडली में मंगल देखा तो बात शादी की टूटी जाती, आगे करते ही नहीं आदमी। तो एक बहुत बड़ा लॉस है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते हैं, अच्छे रिश्तों में शादी नहीं कर पाता, सिर्फ मंगल दोष की जानकारी के अभाव में। सच्ची जानकारी जो सत्य है, भ्रांति फैली हुई है, उसे दूर करना है। तो मंगल कुंडली में 12 भाव में से 5 भाव में बैठता है, जिसको लोग बाग जानते। पहला भाव कुंडली का, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ऐसा भाव है जहाँ मंगल ग्रह बैठता है तो कुंडली मांगलिक होती है। मगर कुंडली में एक दूसरा नंबर का भाव है, द्वितीय भाव, जो मार्केश कहलाता है। अगर मंगल वहाँ भी बैठे तो कुंडली मांगलिक कहलाती है। ये हर कोई नहीं जानता, हर ज्योतिषी नहीं जानता, पीसी का सॉफ्टवेयर तो बताते ही नहीं है। अब मंगल अपनी कुंडली में, जैसे स्वयं मेरी कुंडली में मंगल है, वो कैसे अपने आप शांत होता है उसके बारे में मैं पहले बताता हूँ। नोट कर लें, सेव कर लें इस वीडियो को, आपके परिचितों को बताएं। ये ज्ञानपूर्ण सत्य है, ये हमारे हिंदुओं के शास्त्रों में मिलेगा। मंगल अगर स्वराशि का है इन्हीं मांगलिक भावों में, स्वराशि मतलब पहली राशि मेष राशि और 8वीं राशि वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी मंगल होता है, अगर वो इन्हीं मांगलिक भाव में इन राशियों में बैठा है तो मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। नंबर 1। मंगल अगर अपनी उच्च की राशि में, उच्च की राशि मंगल की मकर राशि होती है, जो 10वीं राशि है राशियों में गिनती की, वो अगर मांगलिक भाव में मंगल 10वीं राशि में बैठा है तो मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, मंगल को अगर गुरु देखता है, गुरु ग्रह अगर मंगल को देखता है, या मंगल गुरु की युति उन भावों में है, या मंगल गुरु के घर में बैठा है, गुरु का घर होता है 9वीं राशि धनु राशि और मीन राशि, इनमें बैठा है तो मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है, कहीं कोई तकलीफ नहीं। अब हम दोनों की कुंडली में आते हैं, क्रूर ग्रह में। जैसे लड़का मांगलिक है और लड़की नान मांगलिक है, ऐसा बोला, पीसी ने बोल दिया आपने मान लिया, या किसी ने बोल दिया आपने मान लिया। तो पीसी मतलब सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ने बोल दिया तो हमने मान लिया। नहीं, सत्य को जाने। हमारे
हिंदू पंचांग, जिससे हम सारी तिथियां निकालते हैं, सारे त्यौहार निकालते हैं, सारे शुभ कार्य जितने हैं पंचांग से निकालते हैं। तो पंचांग हमारा बेस है। तो पंचांग में 2 पन्नों में कुंडली मिलान की विधि दी हुई है, उसमें ये सारे डिटेल दिए हुए हैं। हमारे हर किसी के घर में एक पंचांग होना चाहिए। पंचांग हर भाषाओं में मिलता है, हर प्रदेश में मिलता है, वो होना चाहिए और मनुष्य को उसे पढ़ना चाहिए, जिससे ये भ्रांति वो दूर कर सके अपने आप का। चलिए फिर से मंगल के बारे में बताता हूँ। तो मंगल एक क्रूर ग्रह की गिनती में आता है। ग्रह 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं, सूर्य और चंद्रमा, जिसका हमें ज्ञान है, बाकी तो हमें दिखते भी नहीं, हम नंगी आंखों से हमें दिखते भी नहीं। तो सूर्य का क्या प्रभाव है वो हमें दिखता है, चंद्रमा का क्या प्रभाव है ये हम जानते हैं। तो सूर्य एक गर्म ग्रह है, तो जितने गर्म ग्रह हैं वो सूर्य के साथ हैं। जैसे मंगल हो गया, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया और केतु हो गया, ये सारे ग्रह गर्म हैं। तो ये गर्म दल के नेता यानी सूर्य के साथ है। दूसरा चंद्रमा ठंडा होता है, शांत होता है, उसके साथ में बुध है, शुक्र है और गुरु है, ये शांत ग्रह हैं। तो क्रूर ग्रह मंगल होने के कारण मांगलिक भाव में बैठने से वो मांगलिक कहलाता है। तो मंगल के साथ में क्रूर ग्रह कौन से हैं? सूर्य, शनि, राहु, केतु। तो दूसरे की कुंडली में अगर मंगल की जगह सूर्य, राहु, शनि या केतु बैठा होगा तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। जब दोनों की कुंडली मिलाएंगे तो सामने मेरे सपोज मेरी लड़के की बैठा हुआ है मांगलिक भाव में, लड़की की कुंडली में मंगल की जगह अगर सूर्य बैठा है या राहु बैठा है या शनि बैठा है या केतु बैठा है तो वो मंगल का दोष समाप्त कर देता है। लड़की की कुंडली में मंगल बैठा है, लड़के में नहीं है, तो ये क्रूर ग्रह लड़के की कुंडली से भी उस दोष को दूर कर देते हैं। तो मांगलिक दोष देखिए ना कितना छोटा सा लगा, और 99% लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष इन्हीं दोनों चीज़ों से, इन्हीं तीनों चीज़ों से समाप्त हो जाता है, जिसके लिए हम परेशान हैं। नेक्स्ट, हम मंगल को लग्न कुंडली से ही डिफाइन करते हैं, उसको चंद्र कुंडली से भी डिफाइन करना चाहिए। चंद्र कुंडली हमारे शरीर में 80% यानी पानी कवर करता है, तो चंद्रमा पानी का कारक है, तो 80% हमारी कुंडली, चंद्र कुंडली भी इफेक्टिव है हमारे जीवन में। तो मंगल का स्थिति हमको चंद्र कुंडली में भी देखना चाहिए। तो ये दोनों को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो मंगल दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा या किसी दूसरे क्रूर ग्रह से न्यूलिफाइड हो जाएगा। मंगल दोष कोई बड़ा दोष नहीं है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मंगल दोष जो है हम चंद्र कुंडली से भी देखना चाहिए, हाँ। और लग्न कुंडली से भी देखना चाहिए। अब शादी की बात और आगे बढ़ानी है तो उसको नवांशा कुंडली से भी देखना चाहिए मंगल दोष को, और शुक्र की कुंडली बनानी चाहिए जो शादी के बाद में सुख में बने, तो वहाँ से भी मंगल ग्रह का मंगल दोष या क्रूर ग्रह का दोष, उसको मंगल दोष ना बोल के क्रूर ग्रहों का दोष हमें देखना चाहिए। तो सबका करीब करीब लेवल मिलेगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे। इन क्रूर ग्रहों को मिलाया जाएगा तो उससे मांगलिक दोष भी समाप्त हो जाता है। ये हमारे हिंदू पंचांग में दिया हुआ है, पढ़िए ना हिंदी में, सरल भाषा में। जी। कौन रोक रहा है? 50 रुपये का ले आओ, अपने घर में रखो और पढ़ो, एविडेंस है हमारे पास। हाँ जी। तो जैसे मांगलिक दोष का आपने कहा है कि अगर मांगलिक दोष दिखाई दे रहा है कुंडली में और शादी करने के लिए जाते तो हम ये सब चीजों को हमें तीनों से अगर हम जस्टिफाई होता है मंगल दोष, तभी मंगल दोष होगा, अदरवाइज उसका परिहार हो जाता है जी। वो क्रूर ग्रहों के द्वारा, और ऑटोमेटिकली आपको परिहार मिल जाएगा। आप उसकी स्टडी पर करना है, पंडित से बोलना है या आपको स्वयं को पंचांग लेके बैठना है और अपने जो भ्रांति फैली हुई उसको दूर कर सकते हैं। तो मंगल दोष मेरे हिसाब से या हमारे पंचांग के हिसाब से कोई बड़ा दोष नहीं है। अच्छा, जैसे अभी मंगल दोष की हम बात कर रहे हैं, तो मंगल दोष अगर किसी की कुंडली में है, या हम कहें कि पहले घर का मंगल अगर किसी की कुंडली में है, तो क्या उसके स्वभाव पर उसका प्रभाव आएगा? हाँ, मंगल
और दूसरी एक चीज और मैं बताना भूल गया, कुंडली में 8वें भाव और 12वें भाव का जो मंगल होता है उसको भी मांगलिक बोलते हैं, मगर वो स्थान का मंगल शुभ कार्य में के लिए सहायक होता है, यानी अशुभ होते हुए भी वो मंगल शुभ है, यानी वो ऑटोमेटिकली मंगली दोष से खत्म समाप्त हो गया। तो इन दोनों भाव का मंगल अच्छे फल देता है। नेक्स्ट आप क्या पूछ रहे हैं, अगर मंगल मांगलिक स्थानों में बैठता है तो क्या प्रभाव बताता है? जैसे अगर लगन में बैठा है किसी के मंगल, तो जिसकी कुंडली है, जैसे जातक की कुंडली में लगन में ही मंगल है, तो उसका स्वभाव तो थोड़ा गर्म स्वभाव देगा। नहीं, अब वो उसके लिए भी डेफिनेशन अलग अलग है। जी जी। क्योंकि अब लग्न बदलेगी तो मंगल की स्थिति बदलेगी। जी। मेष का अगर मंगल होगा, तो पूरी 12 राशियों के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, फिर मंगल किस राशि में कैसा होगा थोड़ा थोड़ा आप बताइएगा। हाँ, जैसे मेष राशि का मंगल है तो मांगलिक दोष स्वतः खराब कर दिया, मगर मेष राशि का जो मंगल है, मंगल एक तरीके से हमारे शरीर में टूल्स है, हमारा दिमाग है, ये टूल्स है मंगल, मेष राशि। तो मंगल टूल्स का काम करता है, तो वो चौथे भाव को थोड़ा सुख को उतने अच्छे से नहीं देखेगा, एडजस्टमेंट उसका पत्नी के साथ या पति के साथ थोड़ा कम होगा, मतलब जैसा सेनापति उपयोग करता है सुख का, लिमिटेशन इज देयर, थोड़ा लिमिटेशन रहेगा। प्लस जीवन में अपने, क्योंकि 8वें घर को भी वो देखता है, तो जीवन को अपने चतुराई से बहुत आगे बढ़ाएगा, दुश्मनों का नाश करेगा, जीवन में जो दुश्मन आएंगे उनका नाश करेगा मेष का मंगल। तो वो मांगलिक होती है वो भी फायदेमंद है। हाँ, थोड़ा सा सुख में हल्की सी कमी लाएगा, क्योंकि मंगल ज्यादा सुख भोगी नहीं होता है। चौथे स्थान का मंगल पति भाव को देखता है। तो मंगल सुख भाव में बैठता है तो वो थोड़ा भारी होता है, मगर वो जीवन में हर चीज ला देता है, आपको गाड़ी घोड़े मकान इन सब चीजों से भरपूर बना देता है। चौथे भाव का मंगल पति को देखता है या पत्नी को देखता है तो वहाँ थोड़ा सा भारीपन लाता है। 7वें भाव को चौथी दृष्टि से हाँ, चौथी दृष्टि से देखता है 7वें भाव को, तो वहाँ थोड़ा भारीपन लाता है। मेष राशि है तो शुक्र का घर है, तो शुक्र के घर को वो उपयोग करता है, मगर उसमें 90% रिजल्ट मिलते हैं, 100% नहीं उस भाव में। फिर वो कर्म को देखता है, तो कर्म में 10वीं राशि रहती है तो काम को बहुत ही अच्छे से देखता है, काम को ही पूजा समझता है अपनी, काम को ही भगवान समझता है। फिर 8वें भाव से वो 11वीं राशि को देखता है, जहाँ पर मंगल की शनि की 11वीं राशि है, तो उस भाव को भी बहुत अच्छे से देखता है। तो मंगल का दोष ज़्यादा है नहीं इन भावों में, उसको बहलाया गया हमको, या हमें बेवकूफ़ बनाया गया यूँ कह ले। अब किसके द्वारा किया गया ये पता नहीं, हमें पंचांग पढ़ना चाहिए, पंचांग घर में रखना चाहिए। हाँ जी, जैसे मंगल को बोला जाता है कि बहुत आक्रामक ग्रह है, और ये राहु की युति के साथ ये मतलब जैसे आगजनी, एक्सीडेंट या वाहन से चोट, क्या वो कौन से घर में बैठ के ऐसी हमें समस्याएं दे सकता है? मंगल है क्या? मंगल हमारे शरीर में कहाँ है? मंगल 2 राशियों का स्वामी है, हमारे शरीर में 12 राशि है और 12 घर हैं। तो मंगल मेष राशि का स्वामी है, मेष राशि यानी हमारी बुद्धि, दिमाग, तो मंगल ये टूल्स का कारक है। मंगल हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि, यानी मंगल हमारी इंद्रियों का कारक है। तो मंगल शरीर में की पॉइंट का कारक कहलाया, चाबी का कारक कहलाया। तो मंगल एक तरीके से हमारे शरीर में सेनापति का काम करता है। तो सेनापति हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए है, खराब करने के लिए नहीं है। तो वो कारक है शरीर का, मंगल अकारक नहीं है। हमारे भाव उसके प्रति बदले हैं। हाँ, अब मंगल कुंडली में कैसा है, किस राशि में बैठा है, उसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है, मगर एक तरीके से आदि मनुष्य की कुंडली का मंगल का यही प्रभाव बनेगा। मंगल को खराब ना समझे, वो हमारी इंद्रियों का कारक है, वो हमारी बुद्धि का कारक है। जैसे मंगल और राहु की युति अगर होती है तो फिर वो मंगल किस मंगल एक तरीके से गर्म दल के नेता हैं, हमारे शरीर के सेनापति हैं, तो वो तो पावरफुल है ही। उनको अगर राहु की युति मिल गई, राहु एक तरीके से हमारी ताकत है, वो अच्छी और बुरी हो सकती। ताकत का एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो दादा भी हैं, हमारे पिता भी हैं राहु।
राजा के घर में बच्चा पैदा हुआ तो बिना कुछ किए राजकुमार। ये ताकत राहु किसका मिला? पिता का मिला, दादा का मिला। और वही राहु झोपड़ी में बच्चा पैदा हुआ तो वही राहु पिता का उसको झोपड़पट्टी का मालिक बना देता है। अब राहु के साथ युति आई, यानी राहु के साथ में ताकत आई, तो वहां पर एक तरीके से सेनापति के पास में बहुत बड़ी ताकत आ गई है। उस ताकत को अगर आदमी ने कंट्रोल कर लिया तो वो आगे बढ़ जाएगा, सदुपयोग कर लिया उस ताकत का तो आगे बढ़ जाएगा। अगर सदुपयोग नहीं कर पाया तो वो गर्त में चला जाता है। आगी का उपयोग है, उसको अंगारा योग बोलते हैं। तो अग्नि का उपयोग अगर हमने अच्छे तरीके से कर लिया, सदुपयोग कर लिया, तो हम उस आग से सब कुछ पा सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो हम उस आग में जल के भस्म हो सकते हैं। बस यही अंतर है। तो सर जैसे हमारी कुंडली में बोला जाता है कि काल सर्प दोष है, मातृ दोष है, पितृ दोष है, तो सर थोड़ा सा आप इन पर भी अपनी जानकारी साझा कीजिए। हाँ जी, कुंडली में कुल 12 घर होते हैं। तो उसी प्रकार कुंडली में राहु और केतु जो ग्रह आमने सामने हैं, हमने जो सुना हुआ है कि राहु केतु एक ड्रैगन था, उस ड्रैगन ने अमृत को पिया तो सूर्य और चंद्रमा की शिकायत पे उसको 2 टुकड़े कर दिया गया। तो राहु मुंह का पोर्शन बन गया और केतु जो है वो पेट का पोर्शन बन गया। तो केतु में एक तरीके से अमृत है और राहु में ताकत है। तो ऐसे कुंडली में 12 घर हैं तो 12 दोष बनते हैं राहु और केतु के। तो जिसमें मोस्टली हम सबसे पहले सबसे नज़दीक हेरिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो मातृ दोष। माता का घर कुंडली में चौथा होता है। माता यानी सुख, माँ से सुख मिलता है। तो सुख स्थान पे अगर राहु बैठा है या सुख स्थान को राहु 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से चौथे घर को देखता है तो मातृदोष होता है। मातृदोष का मतलब ये होता है कि हमारी जो माँ है, बच्चे की जो माँ है, माँ की सूरत जैसा भी बच्चा आता है, माँ में जो अच्छाई है वो भी बच्चे में आती है, माँ में जो बुराई है, हम में बुराई अच्छाई दोनों है, हम में जो बुराई है वो भी बच्चे में चली गई और वो अब उसकी अपनी डेवलप होगी। अब जो जिस क्वांटिटी में जैसी होगी वो बच्चे को गेन हो गई। तो माँ की बुराई है उसको मातृदोष बोला जाता है। उसको दूर करने के भी कई उपाय हैं, तो वो आपको आगे और मैं बताऊंगा। तो सर जैसे आपने मातृदोष के बारे में बताया, तो अगर कुंडली में मातृदोष है तो हम उसको कैसे मतलब उसका जो प्रभाव है कम हो जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो प्रभाव खत्म भी हो सकता है। मातृदोष बोले तो माँ की जो माँ में खराबी है, माँ की जो करनी खराब है। माँ अगर अपनी करनी को अपने बच्चे में देखती है तो वो समझ जाती है कि आदत मुझ में है, मेरे बच्चे में आई तो अब उसको छुड़ाना चाहिए। तो उसको दूर करने के लिए माँ को स्वयं उस बुराई से पहले दूर हो जाना चाहिए। बोलते ना जड़ में पानी डालते हैं हम, पत्तों में नहीं। तो जड़ अगर सुरक्षित हो गई, जड़ की अगर बीमारी कम हो गई तो बच्चा ऑटोमेटिक छोड़ देगा। सपोज माँ अगर दारू पी रही है, शराब पी रही है, उसने छोड़ दिया तो बच्चे का ऑटोमेटिक छूटना निश्चित है, निश्चित है। सेम कंडीशन यही पिता के साथ में भी जाती है पितृदोष में। पिता का घर जो होता है वो 9वीं राशि है, 9वां भाव है कुंडली में। पिता को भाग्य बोला गया है, पिता को धर्म बोला गया है। जिस जाति का पिता होता है बच्चा उसी जाति का डिक्लेयर होता है। जिस धर्म का होता है वो पिता जो मानता है बच्चा वही मानता है। ऐसे बच्चे पिता की सूरत पे भी आते हैं, उठा के देखिएगा आप। उधर माँ की सूरत पे आएंगे मातृदोष वाले, इधर पितृदोष वाले पिता की सूरत में भी आएंगे। उसकी कंडीशन और भी है कुंडली में। तो पिता अपने दोष को कम करेगा, अपने दोष को छोड़ देगा, अपनी बीमारी को ख़त्म कर लेगा तो बच्चे में वो आगे कंटिन्यू नहीं होगी। तीसरा, अगर जिनके माता पिता सपोज भाग्य से नहीं है, बाद में पता चल रहा है कि मातृदोष और पितृदोष है, तो उसके लिए हमें चंद्रमा, राहु, गुरु इनकी पूजा करना चाहिए और इनके दान करना चाहिए।
इनके मंत्रों तंत्रों का सदुपयोग करना चाहिए, उससे ये दोष नहीं के बराबर हो जाते हैं, नुकसान बहुत मिनिमम कर पाते हैं। जी सर, जैसे अभी हमने बात की मातृदोष की, पितृदोष की बात की, ऐसे जैसे काल सर्प दोष होता है, इससे भी बहुत लोगों को बड़ा मतलब अगर पता लग जाता है कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है तो लोगों को बड़ा डर लग जाता है। नहीं, डरना किसी चीज़ से नहीं चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि काल सर्प दोष कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, 12 प्रकार के दोष होते हैं। अब काल सर्प दोष को एक पर्टिकुलर बनाया गया है, तो कुंडली को आप उठा के देखिएगा, वो लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ उसको आंकिएगा, सेंटर से राइट तरफ जो है और एक लेफ्ट तरफ होती है। तो पहले से 7वें भाव और 7वें पहले से 7वां भाव और उधर 7वें से भाव और लेफ्ट और राइट कर लीजिए उसको। अगर सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में एक तरफ है, या तो इधर राइट है या इधर लेफ्ट है, तो उसको पूर्ण काल सर्प योग बोला जाता है। तो पूर्ण काल सर्प योग में ये होता है कि अब जो भाव, सपोज मान के चलिए कि 1 से लेकर 1 और 7 के बीच में राहु केतु है, इस तरफ सारे ग्रह हैं और 1 से लेके 7 तक के ग्रह घर खाली हैं और राहु बैठा हुआ 7वें में, छठवां तक घर खाली है, तो राहु 7वें में बैठा है, तो ये सारे घर को इफेक्ट करेगा। ये सारे ग्रह को, जैसे मान के चलिए शत्रु भाव आ गया, विद्या भाव आ गया, माँ का घर आ गया, हाथ आ गया और परिवार आ गया, इन सबको तकलीफ देगा वो। ये वही तकलीफ देगा जो तकलीफ वो सोचेगा भी नहीं और तकलीफ होगी, ऑटोमेटिक तकलीफ देने लगेगा वो। कामों में रुकावट हो जाना। हाँ, वो कई प्रकार की चीज़ें हैं। फिर बीमारी ठीक नहीं होना, पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ पाना, सुख में कमी आ जाना, कुछ खरीदना चाहे सुख की चीज़ें तो वो नहीं खरीद पाएगा, काम करना चाहे तो काम नहीं कर पाएगा, परिवार में कलह बनी रहेगी। ये काल सर्प योग से इस भाव पे आएंगे। तो अलग अलग भाव से 12 प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं, वो अलग अलग रिजल्ट देते हैं। तो सर अब बात करते हैं जैसे आज का वैवाहिक जीवन से संबंधित, जो कि शुक्र ग्रह इसको गवर्न करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अपना विचार बताइए। कुंडली में या ग्रहों में मान के चलें तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह हमें जीवन में तमाम नाना प्रकार के सुख प्रदान करता है। शुक्र ग्रह जो है वो वृष राशि, दूसरी नंबर की राशि और 7वें नंबर की राशि तुला राशि का स्वामी होता है। शुक्र ग्रह अगर मजबूत है और उच्च का जो होता है वो मीन राशि में होता है। अगर इन राशियों में शुक्र, अगर इन राशियों में से किसी एक राशि का भी है तो वो आपको जीवन में सुख की चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रदान करता है और आप उसका सुख भोग पाते हैं। अगर शुक्र दूषित हुआ तो आपको इन सब चीज़ों से मिलने में तकलीफ पैदा हो जाती है, मिलती भी है तो आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। अब हम शरीर पे जाएं कि वो शुक्र ग्रह है कहाँ, तो शरीर में हमारा शुक्र ग्रह पेट है। हम निरंतर सुख के पीछे लगे, निरंतर इस पेट के पीछे लगे रहते हैं। 7वीं राशि हमारे पेट से डिफाइन होती है, जो पति पत्नी के भी कारक है। यही सत थी, यही इस पेट को, यही सत था कि आदमी कमाता है, औरत खाना बना के खिलाती है, तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के पेट के कारक हैं। अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है तो पति पत्नी की बिल्कुल नहीं जमेगी, लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच अपनी पत्नी के साथ होती रहेगी और पेट में नाना प्रकार की बीमारियां आएंगी। ये पक्का है। जिस पति पत्नी की नहीं पट रही है मतलब उनका शुक्र खराब है और उनका पेट तो निश्चित खराब है, पक्का है ये, वो नहीं है उसका पेट भी खराब होना है। तो हमारा शरीर भी खराब होता है अगर शुक्र ग्रह अच्छा ना हो तो, पत्नी से रिलेशन भी खराब होते हैं, हमारा एडजस्टमेंट भाव किसी से पटती नहीं है हमारी फिर, क्योंकि पेट एक एडजस्टमेंट भाव, हम दुनिया की चीज़ें एडजस्ट करते रहते हैं। यार गलत खा लिया, अरे ये नहीं खाना था, अरे वो खाना था, मेरे को ये खिला दिया गया, अरे ज़्यादा खा लिया, पेट खराब है, डकार आ गई, हम दिन भर पेट पे ही लगे रहते हैं। जी जी। तो हमारा शरीर भी दूषित रहेगा, हमारे रिलेशन जितने हैं वो दूषित रहेंगे अगर शुक्र ग्रह खराब हो तो। मतलब शुक्र अच्छा करना है
शुक्र, हाँ पति पत्नी आपस में अपना व्यवहार अच्छा रखें। नहीं, वो कैसे रखेंगे क्योंकि वो तो कर ही रहे हैं। अब उनको अच्छा बनाने के लिए, भाई वो तो ग्रह खराब है तो आप तो अच्छा रखना नहीं चाहिए, ये तो दिमाग में ही नहीं आएगी बात। अब उसको ठीक करने के लिए हम शुक्र का स्नान करें। शुक्र का स्नान में जितनी भी शुक्र की चीज़ें, सुगंधित चीज़ें, इत्र हो गया, आपका चंदन का पाउडर हो गया, हल्दी, इन चीज़ों का हम स्नान करें, पानी में डाल लें, उसके नहाएं। फूल हो गए, फूलों को पानी में डाल लें। पहले देखे ना, राजा रानी फूलों में नहाते थे। हाँ जी, बिल्कुल। फूलों में बैठ के नहाते थे जी। तो हम लोग भी फूलों में नहाएं और शुक्र मंत्र का जाप करें। शुक्र तंत्र, मंत्र, तंत्र और मंत्र होता है। तंत्र होता है हमारे, ये तंत्र का उपयोग करें। तंत्र पहने, अंगूठी ना पहने, डायमंड ना पहने, अगर खराब है तो डायमंड ना पहने। अच्छा, जैसे अभी मैं आपको रोकना चाहूँगी, ऑफ कैमरा हमने बात की थी कि आजकल जो एंगेजमेंट होती है हम डायमंड रिंग पहनाते हैं। हाँ, तो उसके पीछे भी आप कुछ हाँ बिल्कुल बोलेंगे, तो थोड़ा सा आप बताइए। क्योंकि ये हमारे यहाँ जो चलन चला हुआ है कि रिंग फिंगर सूर्य की उंगली को बना दिया गया है जी। ये नो डाउट एनर्जी है, ये एनर्जी की है। सूर्य हमारे शरीर में, इस पृथ्वी में एनर्जी का कारक है। अगर सूर्य नहीं है तो एनर्जी इस पृथ्वी से खत्म है। ऐसे ही ये जो उंगली है, ये सूर्य की उंगली है, इसमें आग है, गर्म है ये। तो इसमें हम क्या गलती करते हैं, शुक्र की डायमंड पहना देते हैं। रिंग सेरेमनी के समय जो रिंग उपयोग में लाई जाती है, उसको हम गोल्ड की बनी हुई रिंग लें और इस सूर्य की उंगली में पहना के अपना जो रिंग सेरेमनी है उसे पूरी कर सकते हैं। उस रिंग में हमें डायमंड पत्थर को नहीं लगाना है, क्योंकि वह इस सूर्य की उंगली में आके अस्त हो जाता है, जो हमारे सारे सुखों को खराब करता है। सपोज हमें अगर डायमंड रिंग पहनना है तो हम शनि की उंगली में डायमंड रिंग को धारण कर सकते हैं। जी, ठीक। यहाँ ये अच्छी है, यहाँ ये न्यायपूर्वक हमें सुख प्रदान करती है। हमारे एडजस्टमेंट भाव न्यायपूर्वक रहेंगे, हमारे पति से रिलेशन अच्छे रहेंगे। इस शनि की उंगली में डायमंड की रिंग धारण करने से हमें ये फायदे होंगे। तो सर, शादी से पहले जो अष्टकूट गुण मिलान किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। शादी के समय जो कुंडली मिलान होती है, वो वर और वधू की दोनों की कुंडली आपस में मिलाई जाती है कि उन दोनों के आपस में कितने गुण मिलते हैं। टोटल गुण 36 होते हैं। अब उसमें से कितने मिलने चाहिए वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ। 1 नंबर जिसमें होता है उसको हम वर्ण बोलते हैं। तो वर्ण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो इस सेम अगर 1 नंबर हमारा मिलता है, यानी हम सेम वर्ण के हैं, तो हमारी जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। 2 नंबर होता है वश में, वश अगर मिल गया तो ठीक है। 3 नंबर होता है तारा गुण का। तारा गुण का 3 नंबर जिसमें होते हैं उसको तारा गुण बोला गया है कि पति पत्नी एक दूसरे को मित्रता और जब विपत्ति आएगी तो कैसा साथ देंगे। तो उसमें 3 में से 2 मिल जाए या 1 मिल जाए या 3 का 3 मिल जाए तो बहुत अच्छा। उधर 1 मिलना चाहिए, इधर ये 3 मिलना चाहिए या 2 मिलना चाहिए। चौथा 4 गुण जिसमें होते हैं उसको योनि बोला गया है, जिसमें 4 मार्क होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं, उसको 4 में से 2 या 3 नंबर मिलने चाहिए। 5 नंबर होते हैं गण में। तो गण भी 3 प्रकार के होते हैं, देवता, राक्षस और मनुष्य। तो इसमें भी हमारा देवता की मिल गई तो अच्छा, राक्षस में मिल गया तो अच्छा, मनुष्य में मिल गया तो अच्छा, मनुष्य देवता में मिल गया तो अच्छा और मनुष्य राक्षस में मिल गया तो अच्छा। वो दोनों में सुखी है मनुष्य। तो इसमें भी अगर 5 में से 4 या 3 गुण मिल गए या 5 में 5 मिल गए तो वो अच्छा है। उसके बाद 6वां जो आता है वो ग्रह मैत्री का आता है, यानी राशि, किसकी राशि कैसी है। ग्रह मैत्री राशि से देखी जाती है। तो राशि आपस में लोगों की पड़ गई तो बहुत अच्छा है, वो भी देखना चाहिए। प्लस
7 नंबर जो आता है वो भ्रकुट का आता है, जिसमें 7 नंबर होते हैं। तो भ्रकुट से लड़का या लड़की की शरीर की क्षमता देखी जाती है, प्लस उनके घर का खान पीन देखा जाता है। तो खान पीन तो हम हिंदुओं का करीब करीब सबका घर से एक ही सा होता है। और शारीरिक क्षमता देखनी है तो फिर ये देखा जाता है कि उसके बच्चे भविष्य में होंगे या नहीं। अगर लड़की या लड़के के भाई बहन है, उसके माता पिता के भाई बहन है, तो वो भी भ्रकुट भी मिले या न मिले जरूरी नहीं है। अच्छा। हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। अच्छा। माता पिता के भाई बहन है, उसकी माँ के भाई बहन है, बच्चे के भाई बहन है, खाना सबका एक सा हिंदुओं का है। वो तो फिर हाथ हाथ का खाना बदलता है ना। आपने बनाया, आपकी माँ ने बनाया, दोनों खानों में बदलावट आ जाएगी। जी जी। तो खान पीन हिंदुओं का करीब करीब एक सा है। तो ये भी मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो भी कोई नुकसान नहीं। 8 नंबर होते हैं नाड़ी पे। नाड़ी मान के चलिए कि हमारे शरीर में कफ वात पित्त, ये 3 को डिफाइन करती है। इन कफ वात पित्त से हमारा ब्लड फॉर्मेशन होता है और ब्लड का प्रकार निकलता है। तो जब ये कुंडली बनी थी तो उस समय पंडितों का वर्चस्व था, या उसको ये बहुत मानते थे। तो दोनों पति वर और वधू दोनों का अगर ब्लड एक हो गया तो वो उसको भाई बहन मर्यादित बना दिए, उसको भाई बहन बना दिए कि दोनों का ब्लड एक है, भाई बहन हो गए, शादी नहीं हो सकती। जबकि ऐसा नहीं है मेडिकल ग्राउंड पे आज की डेट में। हमको अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती तो हम सेम ब्लड ही लेते हैं, दूसरा नहीं। तो सेम ब्लड हमारे लिए कारक है, हमारे लिए खराब नहीं है। कारक हुआ ना, जीवन दे दिया हमको, तो हमारे लिए खराब नहीं है। और सेम ब्लड में बच्चे भी होते हैं। तो ये मान्यता बेकार है कि नाड़ी दोष है तो शादी नहीं करना चाहिए। गण जिसमें 6 नंबर है वो भी उतना ज़रूरी नहीं है, और 5 नंबर जिसमें है ग्रह मैत्री में वो भी उतना ज़रूरी नहीं। मगर इन 4 में से कोई 2 मिलना चाहिए, आइधर नाड़ी मिल जाए, आदि गण मिल जाए, या ग्रह मैत्री मिल जाए, वो मिलती है। यूँ नहीं मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा 1 नंबर जो वर्ण में है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। तो 36 में से अगर 18 गुण मिलते हैं तो शादी होती है। दूसरा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ अगर 12 गुण मिलते हैं तो भी शादी होती है। 12 गुण में वर्ण मिलना चाहिए, योनि मिलना चाहिए, और ग्रह मैत्री, नाड़ी या भ्रकुट में से कोई एक मिल जाए, या तारा में से मिल जाए, तो 12 गुण कंप्लीट हैं। वैसे भी हम उठा के देख लीजिए, 50 में 17 में पास हो जाते हैं, 1/3 मार्क्स में होते हैं। तो 12 गुण भी अगर मिलते हैं तो जो जरूरी है, जैसे 1 नंबर जिसमें वो जरूरी है, योनि जरूरी है, ग्रह मैत्री या गण जरूरी है, या भ्रकुट जरूरी है। इनको मिलके अगर 12 गुण भी मिलते हैं तो शादी की जा सकती है। मतलब इन 8 पैरामीटर में से जो मस्ट हैं वो मिलने चाहिए। उनमें अंक हम बाद में देखेंगे कि कितना मिलता है कितना नहीं। तो सर जैसे हम बात करें विष योग की, जो कि कुंडली में बनता है, तो उसके थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए। विष योग एक तरीके से, इसकी भी डेफिनेशन बहुत लंबी है, मगर ये शनि और चंद्रमा से बनता है। एक योग कुंडली में अलग बनता है और एक योग होता अलग है। विष योग अलग होता है और कुंडली में वो योग बनता है। कभी कभी कुंडली में, जन्म कुंडली में बना बनाया भी आता है। तो ये युति कहलाती है शनि और चंद्रमा की। तो अब यहाँ पर ये जब न्याय के साथ मन मिलता है, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और शनि जो है वो न्याय का कारक है। न्याय के अनुसार अगर मन मिलता है तो आदमी बहुत प्रोग्रेस करता है। और विषकुंभ योग जो नाम है वो अपने आप में बहुत बलशाली है, क्योंकि वो विष को भी ठीक करने वाला होता है। जिसकी कुंडली में ये योग होता है तो बड़े से बड़े पहाड़ को, बड़े से बड़े रेगिस्तान को भी दौड़ के नापने वाला प्राणी बन जाता है। उसमें ताकत, अद्भुत ताकत होती है, क्योंकि मन का न्याय बहुत बड़ा एक ताकत का फॉर्मेशन कर देता है शरीर के अंदर में। डीप थिंकिंग देता है। हाँ, डीप थिंकिंग देता है, न्याय की तरफ दौड़ने की ताकत देता है। तो हम शरीर के साथ जितना अधिक न्याय करेंगे, हमको शरीर उतना ज़्यादा बलवान होगा, ये निश्चित है। हम शरीर के साथ अन्याय करेंगे तो हमारा शरीर वीक होगा।
तो मन के साथ हम जितना ज़्यादा न्याय करेंगे हम उतने ज़्यादा बलशाली होंगे। जी सर। तो मैंने ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं जिनको विषयोग है, वो करोड़ों में खेल रहे हैं और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, और उनकी हर बात में ताकत है, उनकी हर मन में ताकत है। शनि और चंद्र की युति मतलब नेचुरल वो 7.5 में ही पैदा हुए हैं? नहीं, 7.5 तो वो तब देखा जाता है, 7.5 तब बनता है जब किसी की कुंडली में चंद्रमा के 12वें भाव में जब शनि आता है। सपोज आपकी मेष राशि है, उसके पहले पड़ती है 12वीं राशि, मेष राशि के पहले पड़ेगी 12वीं राशि, या वृष राशि है तो वृष राशि के पहले पड़ेगी मेष राशि। तो जब गोचर का शनि मेष राशि में आएगा तब वृष राशि वालों को 7.5 पड़ेगी। 12वें भाव की राशि में 2.5 साल, जो राशि है सपोज वृष राशि है तो वृष राशि में 2.5 साल, प्लस उसके आगे वाली राशि मिथुन राशि पड़ेगी, उसमें 2.5 साल, ऐसे 7.5 साल कुंडली में 7.5 चलती है। और 7.5 30 साल में एक बार आती है जीवन में, और मनुष्य अपने जीवन में चौथी 7.5 पार नहीं कर पाता है। 3 तो पार कर जाएगा, चौथी नहीं, चौथी 120 की हो जाएगी, तो उससे ऊपर नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि भगवान ने हमारी उम्र मैक्सिमम और मिनिमम 120 साल बनाई है। अब हमको न्याय करके उसके अनुसार जीना है, तो हम वैसा करते नहीं हैं। जी। तो सर 7.5 से जैसे लोग बहुत डर जाते हैं, तो वो तो वही डर है ना कि आदमी न्याय नहीं करते हैं, अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहा है आदमी, दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, अपनी ताकत के साथ अन्याय कर रहा है, दूसरों की बात तो छोड़ दीजिए। तो जो अन्यायी लोग हैं उनको शनि का प्रकोप प्रदान होगा, लाभ प्रदान नहीं मिलेगा। हाँ, जिनका शनि अच्छा है, और शनि हमारी कुंडली में जो है हमारे शरीर में कहाँ है, हमारे शरीर में शनि भगवान है 10वीं राशि मकर राशि है, और पिंडली जो है हमारी 11वीं राशि है। पिंडली को सेकंड माइंड बोला गया है, शनि सेकंड माइंड है हमारे शरीर में। अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे तो हमारा जीवन धन्य है। अगर हमारी कुंडली में शनि भगवान अच्छी कंडीशन में है तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय बना रहेगा। 7.5 नुकसानदायक उन्हीं के लिए है जिनकी कुंडली में शनि अच्छे भाव में, अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको तकलीफ है। तो वो बना सकते हैं, क्योंकि नॉलेज तो सबको है, वो कर सकते हैं। उसके लिए हमें हनुमान जी की पूजा मंगलवार को मंदार पुष्प से, सफ़ेद मंदार पुष्प से सवेरे, और शनिवार की शाम को नीला मंदार पुष्प हनुमान जी को चढ़ा के उनकी पूजा हर शनिवार मंगलवार को करना चाहिए। तो जिससे हमें शनि की 7.5 में जो अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं वो मिलना दूर हो जाएंगे। जी। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की, और आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।